Hello, good evening all. Now we are going to make practice paper 2 for NISM research analyst mock test. Previous video जो था वो practice paper 1 था, वो आपने किया होगा होपफुली. अगर नहीं किया है तो लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए. अभी हम प्रैक्टिस पेपर 2 करेंगे जिसमें अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे. क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया गया है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द व्यूज मेंशन्ड इन अ रिसर्च रिपोर्ट शुड बी कंसिस्टेंट विद द views of individual research analyst publishing the report, views of research entity chief person, views of research entity, views of compliance team. क्या आंसर रहेगा आप अपने आप से भी सोचिए थोड़ा एंड देन पुट इट ऑन कमेंट सेक्शन. और आप अपना या फिर अपना नोटबुक पे नोट कीजिए. आंसर इज views of individual research analyst publishing the report. Now we need to read explanation. As per SEBI research analyst regulation, limitations on publication of research report, public appearance and conduct of business etc. क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाएंगे अब. सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज थ्रेट इन सोट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी. सोट एनालिसिस होपफुली सभी ने पढ़ा होगा, दोज हु आर फ्रॉम फिनेंस बैकग्राउंड और फ्रॉम स्टॉक मार्केट ऑल्सो, तो उन्होंने भी पढ़ा हुआ होगा. सोट एनालिसिस में हम कंपनी का एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. तो यहाँ पे थ्रेट्स की बात की जा रही है. थ्रेट्स क्या रहते हैं? एक्सटर्नल रहते हैं. छोटा सा एक हिंट कर देती हूँ. एंड हेयर द आंसर वुड बी एक्सटर्नल. इनमें से क्या है? पेटेंट्स, सक्सेशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वेरी वीक, तो ये इंटरनल हो गया, तो सेकंड तो हटा ही दीजिए. प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनीज प्रोडक्ट. Strength, weakness, opportunity and threats. SWOT analysis. In SWOT analysis of a company, threats are essentially risk that comes from external environment, जो कि मैंने आपको पहले ही हिंट किया था. थ्रेट्स वो रहते हैं जो बाहर से आपका एक्सटर्नल एनालिसिस है. थर्ड क्वेश्चन, अ फॉरेन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंट्री. दिस इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. जो पहले से इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल, उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो नॉर्मली दिस वुड बी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. अभी मैंने पहले आंसर बता दिया, आपको करना है खुद से. आंसर रहेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. Foreign capital flows of a country can be either in active form known as foreign direct investment FDI or passive form known as foreign portfolio investment. In case of FDI, investing entities participation in decision making and drive in the business. However, portfolio management is this would be normally portfolio investment. Fourth question, a company has 14 million shares currently trading at rupees 20. The company has assets worth rupees of 100 million and liabilities of 30 million. Calculate price to book value. नोटबुक आप अपना साथ में रखिएगा, ये जब आप वीडियो देखें. नोटबुक प्लीज़ आप ले लीजिएगा. अगर आपने अभी नोटबुक नहीं लिया है तो नोटबुक लेके बैठिए, सो दैट यू कैन कैलकुलेट, या फिर अपने पास एक कैलकुलेटर रखिए, क्योंकि इसमें आपका थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे. तो यहाँ पे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना था, जिसमें 4 आंसर आया है. ये सारा कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, उसके बाद मैंने फिर आपको इसमें आंसर्स बताए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चंस गलत भी हुए थे हमारे. तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके भी, सम कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट एग्जाम में गलत नहीं करना है. दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग हेयर. कैसे किया है कैलकुलेशन, चेक कीजिए एक बार. फिफ्थ क्वेश्चन, इफ इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स देन कंट्री विल हैव अ. इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो कंपनी हैव अ करंट अकाउंट डेफिसिट. डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट. आंसर इज कमिंग, वेट.
Yes, this is the right answer. Current account deficit. Read the explanation. Now moving forward to next question. Which of these financial instruments do not have a default risk? इनमें से किसको default risk? Answer would be equity shares. Equity shares do not have default risk. You need to learn all these terms. Equity shares do not have a default risk. Read the explanation. Next question. Rahul invests rupees 75,000 at a rate of 6% per annum. Calculate the future value of his investment after 10 years. तो फर्स्टली आपको 75,000 6% पर एनम मिल रहा है एंड आपको 10 ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो हाउ यू विल बी कैलकुलेट दिस? कैलकुलेट फ्रॉम योर एंड, देन आई विल क्लिक ऑन आंसर. 134250. कैसे कैलकुलेशन एक बार चेक कीजिए. यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है विच इज़ फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर multiplication by n. 75,000 is present value, 1 plus 0.6 is your rate of interest into 10. Here you will get answer 134250. Moving forward to next question. The work of research analyst can be hampered by. रिसर्च एनालिस्ट का वर्क किस किस से हैम्पर्ड हो सकता है? आप चारों ऑप्शंस चेक कीजिए. 3 ऑप्शन है मेनली. 4th ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. आपका आंसर इसमें रहेगा लॉट्स ऑफ अननेसेसरी इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ये ठीक है. कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इन डाटा फॉर मल्टीपल सोर्स, दैट इज ऑल्सो work of research analyst can be hampered. So here answer is all of the above. Sometimes a research analyst receives a lot of data which is irrelevant or contradicting. Going through this for getting the right information is the time consuming task and many a times unproductive. So the answer here would be all of the above. Wait for a while. Now we will move to next question. Which committee is responsible for reviewing the financial statement of the company and for nominating the auditors? Auditors को nominate करने का इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो रिस्पॉन्सिबल रहता है? दैट इज yes, think from your end as well. Audit committee. Audit independence is the very critical aspect of corporate governance. So audit committee is the responsible here for reviewing the financial statement of the company and for nominating the auditors. If you have any doubt in this practice paper, then you can comment me and you can also mail me on my mail id which is mbajyoti03@gmail.com. Now next question. As per SEBI standards of corporate governance, independent director should constitute at least a dash of the board if the chairman has executive director.
ये कुछ टर्म्स हैं, आप एक बार पीडीएफ में भी जाएंगे तब आपको क्लियर होगा, बट अगर आपके पास टाइम कम है एग्ज़ाम के लिए तो आप ये वीडियोस मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी, उसमें आप ग्रो थ्रू करेंगे तो सारी वीडियोस जब कंप्लीट आप कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। 50% हियर इज़ द आंसर। रीड कीजिए एक्सप्लेनेशन और नोट डाउन भी करते रहिए और साथ साथ अपना आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। 50%, here is the 50%. There are some theoretical aspect that you have to learn. In the pioneering stage of a business life cycle, pioneering stage में क्या होता है? The business get many customers as the business becomes viable. The business becomes very large and captures a good market share. The business threats from new technologies. The business concept is still being proven and just being proven. पायनरिंग स्टेज में आपको स्टार्टिंग होता है मेनली, तो आपको क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? द फोर्थ वन इज द राइट आंसर। पायनरिंग स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज। मैंने आपको बता भी दिया, इनिशियल रहता है पायनरिंग, इनिशियल। तो इनिशियल में इज जस्ट स्टिल बीइंग प्रूवन और जस्ट बीइंग प्रूवन। Question number 12. Dash regulates the money market segment of a securities market and is also the manager of Indian government borrowing program. ये आंसर आई थिंक सबको पता होना चाहिए। मेरे टिक करने से पहले आप कमेंट कर दीजिए। इसमें जब आप वीडियो देख रहे हैं टिक से पहले कमेंट कर दीजिए, स्टॉप करके बेशक। मॉनेटरी टर्म्स की बात की जा रही है, बोरोइंग प्रोग्राम्स, तो यहाँ आंसर रहेगा आपका RBI. Reserve Bank of India is the central bank of the country which has responsibility of administering the monetary policy. Monetary policy की जहाँ बात की जाती है या borrowing की बात की जाती है तो that is responsible. RBI is mainly money market segment for this. Now next question. Editing a research report includes the following except. रिसर्च रिपोर्ट को एडिट भी किया जाता है बाद में चेक करने के लिए, तो उसमें क्या क्या रहता है? एक्सेप्ट चेकिंग द फाइनेंशियल फिगर्स, यस ये रहता है। स्पेलिंग चेक्स, यस। करेक्शन द ग्रामेटिकल एरर्स, यस। वैलिडेशन ऑफ कंक्लूजन, इसमें डाउट आ रहा है किसी को? Yes, the answer here is validation of conclusion. स्पेलिंग चेक होता है, फाइनेंशियल फिगर्स चेक होते हैं, लेकिन वैलिडेशन ऑफ कंक्लूजन तो रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद में चेक होगा। जब एडिटिंग हो रही है तो चेक नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी NISM और एग्जाम्स का भी चाहिए अगर पास फॉर श्योर से या फिर नॉर्मली अगर ये चाहिए आपको, विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स next question. The current stock price of ABC Software Limited is 1200. Its profit after tax is rupees 68 lakh and the number of outstanding shares is 1 lakh. कैलकुलेट द PE रेशियो। PE रेशियो का सबसे पहले आप फॉर्मूला कहीं पे नोट कर लीजिए। आप जब एग्जाम भी देंगे तो साइड में एक जगह आप सबसे पहले फॉर्मूलेज नोट कीजिएगा। यहाँ पे आपको PE रेशियो कैलकुलेट करना है। PE रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन चेक कीजिए एक बार। PE रेशियो का फॉर्मूला रहता है MPS अपॉन EPS। मार्केट प्राइस हमें पता है, EPS हमें कैलकुलेट करना है। 68 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख तो 68 आया। 1200 आपको करंट स्टॉक प्राइस दिया हुआ है।
1200 डिवाइडेड बाय 68 आप करेंगे 17.64 वुड बी द आंसर. A company has sales of 12,400 and from this they have a operating profit of rupees 2,400. If the corporate tax is at 35%, calculate the net profit margin of the company. There is no interest expense. Interest expense यहाँ पर नहीं है. कंपनी का सेल्स है 12,400 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,400, कॉर्पोरेट टैक्स है 35%. नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको निकालना है यहाँ पे. कैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला है चेक कीजिए. 24%, 2,400 में से 35% टैक्स सबसे पहले लेस किया, 1560 आएगा. 1560 को आप डिवीजन करेंगे 12,400 से, देन इट वुड बिकम आंसर ऑफ 12.58%. Next question, number 16. In which analysis the performance, the structure and the conduct of an industry is considered? स्ट्रक्चर कंडक्ट, इस पे फोकस रखिए. परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, कंडक्ट, किस में एनालिसिस किया जाता है? पेसल में नहीं किया जाता है, माइकल में नहीं किया जाता है. दिस वुड बी इन SCP एनालिसिस, स्ट्रक्चर कंडक्ट प्रोग्राम. मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए. अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी माइनर सा भी नॉलेज है, तो भी आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा. स्ट्रक्चर, कंडक्ट और परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात की जा रही है. तो SCP एनालिसिस में हम ये सारा एनालिसिस करते हैं. इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 17. If an investor is not able to sell his investment when desired, or it has to be sold below its intrinsic value, or there are high cost to carrying out transaction, then this risk is called as, क्या रिस्क रहेगा जब उसको सेल करना, वो सेल नहीं कर पा रहा है? This risk is लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क रहेगा जहाँ पे वो चाहता है तब वो सेल नहीं कर सकता. एंड इट हैज़ टू बी सोल्ड बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, और देयर आर हाई कॉस्ट टू कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन, देन इट्स रिस्क इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क. क्वेश्चन नंबर 18 एक बार रीड कीजिए. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर प्राइस टेकर्स एंड नॉट प्राइस मेकर्स, as there is competition in the market. Is it true or false? गाइज जो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइएगा, सो दैट आई कैन मेक वीडियो फॉर दैट ऑल्सो. द आंसर हियर इज ट्रू. व्हाई ट्रू? In any competitive industry, pricing comment is virtually missing. If a competitor reduces prices, others will have to follow to remain in the market. So the companies in competitive market are price takers and not price makers. Company are generally price takers. Most of the business are price takers and not the price maker, as there is competition in the market. This line should be आपके माइंड में फिट होना चाहिए ये. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला. इसमें हमें लिखा गया है स्टेट इट्स ट्रू और फॉल्स. आपको अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले, और उसको इससे मैच कीजिए. क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है? अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला पता है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सही है या गलत है. तो द आंसर हियर वुड बी, ये फॉर्मूला गलत है. द आंसर हियर वुड बी फॉल्स. ठीक है, वेट फॉर अ वाइल, टिक कर देते हैं इसको फॉल्स, क्योंकि फॉर्मूला जो इसमें सारा सेम है, बट बीच में जो है KE इंटू VE प्लस रहता है. प्लस, रिमेंबर इट्स एडिशन. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए प्लीज कहीं पर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इन्वेस्टर लुक्स फॉर बिजनेस विद डैश एंट्री बैरियर्स.
इन्वेस्टर्स कौन से बिजनेस को देखते हैं, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है, बट इट इज़ वेरी इजी. इन्वेस्टर मेनली लुक्स फॉर बिजनेस विद हाई एंट्री बैरियर्स, मेनली विद हाई एंट्री बैरियर्स. वेट फॉर अ वाइल, मैं टिक कर देती हूँ उसको. बाकी आप इसका सारे क्वेश्चंस नोट भी कीजिए. आप अगर एक बार ये वीडियो को गो थ्रू करते हैं तो आपको क्लियर नहीं होगा, मे बी आपको 2-3 बार वीडियोस को देखना पड़ेगा. देन आफ्टर प्रीवियस वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस पेपर है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड का रहेगा, और भी वीडियोस रहेंगी. हाई रहेगा, इन्वेस्टर लुक्स फॉर बिजनेस विद हाई एंट्री बैरियर्स, सच बिजनेसेस विल have pricing power which is can sell the product at premium without fear of losing customers. ये आपको इसका रीज़न भी दिया गया है क्यों हाई एंट्री बैरियर्स में जाते हैं, बिकॉज दे हैव प्राइसिंग पावर. सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Mr. Singh purchases mutual fund units at NAV 11. After 400 days, he redeemed it at NAV 12.50. What is his compound rate of return? इसको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिला? इसने NAV 11 पर परचेज किया था, 400 दिन के बाद ही रिडीम एट 12.50. कितना निकला? कंपाउंड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? आंसर मैं पहले नहीं बताऊंगी. 12.36 है इसका आंसर. आंसर आपको CAGR का फॉर्मूला लगाना है इसमें. एंड प्राइस डिवाइडेड बाय बिगिन प्राइस 1/n माइनस 1. एंड प्राइस कितना है? 12.50. बिगिन प्राइस है 11. तो आप ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आंसर आपका आएगा 12.36. साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको कर सकते हैं. आपको कंप्यूटर में कैलकुलेटर मिलता है, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तब भी, ऑफलाइन देते हैं तब भी. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैन बी कैलकुलेटेड एज, किस तरीके से कैलकुलेट होगा मैंने आपको 5 मिनट पहले भी बोला. आप एक जगह सबसे पहले फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा. इसका आंसर रहेगा EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. बट दोनों दो हैं एक जैसे, तो वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू नेट वर्थ प्लस डेट. तो द आंसर हेयर वुड बी सेकेंड वन. आपको फॉर्मूला देखते ही समझ आ जाएगा 4 ऑप्शंस में से. सेकेंड वुड बी आंसर. ROCE का फॉर्मूला रहता है EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल इक्विटी प्लस टोटल डेट. 23rd क्वेश्चन. RBI announces a hike in interest rate. In reaction, the bond price will generally. RBI ने अनाउंस किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ब्याज दर बढ़ रहा है, तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा जनरली? मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस वीडियो में भी, इसका क्वेश्चन था एक. RBI अनाउंसेस अ हाइक इन इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस विल जनरली फॉल. There is an inverse relationship. You need to learn. RBI जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बॉन्ड प्राइस फॉल रहेगा. 24th क्वेश्चन पे चलते हैं. Corporate actions like bonus issue, stock split and share consolidation will lead to change in the per share data. कॉर्पोरेट एक्शन जो है, बोनस इशू, ये स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, क्या ये चेंज पर शेयर डाटा को चेंज करेंगे? ट्रू और फॉल्स? डू इट फास्ट. कॉर्पोरेट एक्शन का पर शेयर डाटा पर क्या कोई इम्पैक्ट होता है, जैसे बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन? ट्रू, यस, रहता है. बोनस शेयर, पर शेयर डाटा, EPS, इनका इम्पैक्ट रहेगा पर शेयर डाटा को चेंज करने में. Read the explanation.
वीडियो बहुत इसी वजह से बनाया गया है स्लो, कि आप सारा रीड कर सकें, चेक कर सकें कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं, और अपने मार्क्स ज़रूर पुट कीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 12 लाख एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 60 लाख, कैलकुलेट द अर्निंग यील्ड्स। अर्निंग यील्ड्स निकालिए हैं इसका, बहुत ईजी है इसका अर्निंग यील्ड्स निकालना। 1250 5% 5, कैलकुलेट कीजिए अपने एंड से भी। हेयर आई हैव कैलकुलेटेड and the answer is 20%। now कैसे कैलकुलेट किया गया है, 12 लाख को डिवीज़न है 66 करोड़, वेट 60 लाख से 12 लाख को डिवीज़न करेंगे, आपका आंसर आएगा 20%। FDI leads to job destruction in the economy। FDI का असर पड़ता है जॉब डिस्ट्रक्शन पे, डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ता है। FDI लीड्स टू जॉब डिस्ट्रक्शन इन द इकोनॉमी, नो, द आंसर हियर वुड बी फॉल्स। बल्कि उसका बेनिफिट रहता है, जॉब क्रिएशन होता है उससे, न्यू टेक्नोलॉजीज रहती हैं, न्यू मैनेजरल स्किल्स आती हैं, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पहले इसको रीड कीजिए सारा एक्सप्लेनेशन, then we will move towards next question, question number 27। 27th question is, sometimes bottom up analysis focus purely on dynamic of business and industry with a little or no attention to the economic factors, is it true or false? Read question again from your end as well। बॉटम अप एनालिसिस का क्या फोकस किस पे रहता है? यस, इट्स ट्रू हेयर, वो मेनली नो अटेंशन ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स पे रहता ही नहीं है। बॉटम अप का रहता है मेनली डायनेमिक ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री विद लिटिल और नो इंटेंशन। Question number 28, M2M. Margin is notional dash which is outstanding trade has during a specified period on account of price movement। मेनली अगर आप डीलर हैं या कहीं पे एडवाइज़र हैं तो आप क्लाइंट्स को बोलते होंगे कि सर ये M2M गया है, तो M2M प्रॉफिट में आता है, इसमें कंसिडर नोशनल प्रॉफिट में रहता है या लॉस में, क्या रखना है इसको? आप दोनों तरफ बोलते हैं वैसे M2M, लेकिन यहाँ पे थियोरेटिकली आंसर रहेगा इसका लॉस। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज एक्सपोज टू रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट बाय बायर्स एंड सेलर्स। टू हैंडल दिस रिस्क द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस various kinds of margin like initial margin and M2M margins. Initial margin is the percentage of transaction value arrived at based on concept of value at risk philosophy, and M2M margin is notional loss which an outstanding trade has suffered during a specific period of time. Next question 29, dash covers bank, insurance, financial services provided by वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कॉरपोरेशंस। ये सारा कौन कवर करता है? बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी एंड प्राइवेट कॉरपोरेशंस। थिंक, सोचिए, विचारिए। द आंसर हेयर वुड बी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज ही सारा कुछ कवर करता है, बैंक का, इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल सर्विसेज का, प्रोवाइडेड बाय द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट कॉरपोरेशंस। आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज।
Now next question, 30th. A company has dash shares, number of shares, and the price of book value ratio is rupee is the in this of this company is 7 and the book value is 5. Calculate the net worth. नेट वर्थ निकालना है. 2 लाख शेयर हैं कंपनी के पास. प्राइस टू बुक वैल्यू है इसका 7 एंड द बुक वैल्यू इज 5. हाउ टू कैलकुलेट? कैलकुलेट कीजिए, चेक कीजिए फॉर्मूला. इसमें आपका बुक वैल्यू का यूज है सिर्फ 2 लाख डिवाइडेड बाय 5. आप प्राइस टू बुक वैल्यू को अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे नेटवर्थ निकालने के लिए. नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन बुक वैल्यू. नेटवर्थ निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन बुक वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन बुक वैल्यू. लेकिन बुक वैल्यू हमें दे रखी है तो बुक वैल्यू हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 5 इंटू 2 लाख 10 लाख आ जाएगा आंसर. मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी. डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन, जनरल प्राइस लेवल्स, ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सेट्रा. मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी ने पढ़ा होगा. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे लेवल पे बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बड़े लेवल पे बात करते हैं. तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू. बाय साइड एनालिस्ट वर्क फॉर फर्म्स दैट प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ब्रोकिंग एडवाइजरी सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स. बाय साइड एनालिस्ट work for firms that provides investment banking broking advisory services for clients. True or false? So the answer here is false. Buy side analyst generates investment recommendations for their internal consumption which is used by the fund manager within organization. They generally work for money managers like mutual funds, hedge funds, pension funds or portfolio managers that purchase and sell security for their own investment accounts on their behalf of their clients. Question number 33. The debt to equity ratio of the company is 2:1. The total size of the balance sheet is 27 lakh. Calculate the debt of the company. डेट निकालना है हमें, तो इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है हमें. तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप करेंगे टू डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट निकालना है 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 27 लाख. तो इधर लेकिन क्या है, आपको डेट निकालना है तो 3/3 इंटू 2 डिवीजन ऑफ 27 लाख. तो आंसर आ जाएगा आपका 1,80 लाख. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय. अगेन कहा था मैंने, फॉर्मूला लिख के रखिए. अगर आपने फॉर्मूला कहीं नोट कर रखा होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स में बता देंगे. डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला रहता है डिवाइडिंग द कंपनीज yes dividend per share by earning per share. DPS divided by EPS, ये आपको याद रखना है. DPS divided by EPS. Dash handles the matters relating to all direct and indirect taxes through two statutory boards, namely the CBDT and CBEC. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू पर हमने क्या किया था, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो बैंकिंग वगैरह सारा देखता है, एडवाइजरी यहाँ पे हैंडल्स करता है CBT CBEC. तो ये आएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द रेगुलेटर्स इन अ फाइनेंशियल मार्केट आर. ऑल ऑफ द अबव. रीड द एक्सप्लेनेशन केयरफुली. गाइस कहीं भी कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट पर प्लीज़ बताइएगा सो दैट आई कैन वर्क अपॉन दैट. अ वारंट इज रिलेटिवली डैश ऑप्शन टू बाय डैश एट अ स्पेसिफाइड एक्सरसाइज प्राइस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो इसका आंसर रहेगा सेकेंड, लॉन्ग टर्म कॉमन स्टॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38.
एक्सप्लेनेशन रीड कर लीजिए एक बार. लॉन्ग टर्म कॉमन स्टॉक आंसर रहेगा. द EBIT ऑफ अ कंपनी इज 4 lakh and the EBIT percent is 40% of the business. What is the net profit of the company if the profit margin is 10%? तो EBIT जो परसेंटेज है वो 40% ऑफ बिजनेस है. तो 40% ऑफ बिजनेस है तो सबसे पहले इसको करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 4 लैख. नेट प्रॉफिट ऑफ द what is the net profit of the company if the net profit margin is 10%? तो 10% है तो इसका कैसे निकलेगा 10 लाख. सबसे पहले देखिए वही क्या है 40 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका 10% है इसका. तो 10 लाख आया. 10 लाख का 10% कितना हुआ. नेट प्रॉफिट इज 10%. दैट इज 10% ऑफ दिस. Calculate carefully. 39th question. The main role of FMC is to deal with all matters relating to the promotion and orderly growth of pension market in India. FMC का is to deal. No, FMC का डील ये नहीं रहता है. फॉरवर्ड मार्केट कमीशन रेगुलेटरी बॉडी दैट ओवरसीज द फ्यूचर एंड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का रहता है. इसमें पेंशन का कोई रोल नहीं है. पेंशन के लिए PFRDA रहता है. 40th question. The total asset of a company is are rupees 1,24,000 एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है 79,000. आपको इक्विटी टू असेट रेशियो निकालना है. 0.36 कैसे आएगा चेक कीजिए. सबसे पहले आप इक्विटीज इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज. तो इक्विटी निकालेंगे 45,000 आएगी. 45,000 को डिवाइड करोगे आप किससे इक्विटी को असेट से तो आंसर आ जाएगा 0.36. इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस द ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द रिटेंशन रेट एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी. State true or false. In the process of valuation of a business, the growth rate is calculated by adding the retention rate and return on equity. False. The growth rate is calculated as the product multiplication of the retention rate and the return on the equity. Next question. Business risk is an unsystematic risk. True or false? True. Business risk is an unsystematic risk. Learn this term. Learn this statement. Business risk is unsystematic risk. Business risk is an unsystematic risk. Next question. Which of the following statement about limitation of quantitative approach to fundamental analysis is incorrect? Changes in the accounting standard, business structure and regulation limit the effectiveness of quantitative analysis in future in forecasting future. 43 तक पहुंच गए. बस 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं गाइज. और अगर आपने ये सारा वीडियोस का प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया देन आई एम 100% श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर आप कर लोगे. बट फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. क्वेश्चन नंबर 44. सेबी हैज़ been appointed under the Companies Act to register companies in India and to ensure that they comply with provision of the law. Law के लिए Companies Act SEBI appoint करता है. Is it true? No, it's false. ROC is the authority appointed under the Companies Act to register companies and to ensure that they comply with the provision of the law. Question number 45. Discounted cash flow model can be used only when three things are known with certainty: stream of the future cash flows, timing of these cash flows, and discount rate. Straight true or false? The answer here is true.
यस, यहाँ पे डिस्काउंट रेट की बात की जा रही, तो डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन थ्री थिंग्स. इन्वेस्टर कैन अर्न बोथ रेंट ऑन देयर प्रॉपर्टी एंड रेंट ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टेड. इन्वेस्टर दोनों पे अर्न कर सकता है या नहीं? यस, ही कैन. ट्रू. Next question. The Central Board of Direct Taxes CBDT and the Central Board of Excise and Customs CBEC are controlled by. तीन पढ़ ली हमने, डिपार्टमेंट ऑफ दिस, डिपार्टमेंट ऑफ दिस. अभी ये थर्ड CBT और CBEC किससे होगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. अभी सबसे पहले पढ़ा था फाइनेंशियल सर्विसेज वाला, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वापस से पढ़ा था CBDT, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. Next question. In a company, the total liabilities is 8,000 and total assets is 20,000. Calculate equity to asset ratio. कैसे निकालेंगे? Liabilities दिया हुआ है और asset दिया हुआ है, आपको निकालना है इक्विटी टू asset रेशियो. कैलकुलेट अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया है इसका. आंसर यार वुड बी 0.60. कैसे आया? 20,000 को माइनस किया आपने 8,000, 12,000 आया, 12,000 डिवाइड बाई 20,000. ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने अभी जस्ट ऊपर किया है, क्योंकि इक्विटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी. इक्विटी वो है अपने पास जिसमें से असेट्स में से आप अपना देनदारी सारी माइनस कर दोगे, लाइबिलिटीज सारी माइनस कर दोगे. तो 20,000 में से आप 8,000 माइनस करोगे, 12,000 आएगा. 12,000 डिवाइडेड बाय आप 20,000 करोगे तो 0.60 आपका आंसर आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दो क्वेश्चन और बचे हैं बस. An investor bought 500 shares of a company at rupees 10,000. The face value of these shares is rupees 5. Calculate the dividend yield on the value invested in these shares if the company declared 100% dividend. 100% dividend अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो हमारा इसका आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया कीजिए आप क्वेश्चन देखते ही, या वीडियो को स्टॉप करके फिर आप स्टार्ट कीजिए. तो द आंसर इज 25%. कैसे आया आंसर? देखिए, फेस वैल्यू इज ₹5. 100% डिविडेंड मीन्स 5 पर शेयर, 5 रुपये का और मिलेगा. ही हैज 500 शेयर, सो डिविडेंड रिसीव इज इक्वल्स टू 5 इंटू 500, so 2,500 on an investment of 10,000. He has received a dividend of 2,500. So the dividend yield is amount invested, dividend is received divided by amount invested into 100. तो 2,500 divided by 10,000 into 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%. नेक्स्ट क्वेश्चन, बट लास्ट बट नॉट लीस्ट. बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कंटेन्स. बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? सोर्सेज ऑफ फंड रहता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड रहता है, प्रॉफिट एंड लॉसेज नहीं रहते हैं क्योंकि दैट इज इन P&L स्टेटमेंट. नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट करके आता है. होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. आई एम ट्राइंग टू सबमिट दिस, कि देखते हैं हमारे कितने आंसर सही रहे हैं. 50 आउट ऑफ 50 करेक्ट. दैट्स द थिंग, वी आर इम्प्रूविंग गाइज. हमने लास्ट रहा था जिसमें हमने 50 में से 48 हमारे सही रहे थे, इसमें 50 में से 50 सही रहे हैं. आप अपने मार्क्स भी मुझे भेजिएगा. और वीडियोस के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप कमेंटिंग, मेल करिए मुझे. आप कोई भी क्वेरी आ रही है आप मुझे कमेंट्स कीजिए. मेल ID है मेरा mbajyoti03@gmail.com. आई एम रिपीटिंग अगेन, mbajyoti03@gmail.com. Thank you so much for seeing this video. Thank you guys. Bye bye.